गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका टॉपिक पढ़ेंगे विषाणु यानी वायरस। अब देख बेटा वायरस क्या है। वायरस जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है तरल विष। वायरस जो है इस शब्द जो है इसका अर्थ होता है तरल विष यानी लिक्विड पॉइजन। ये वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा एक शब्द आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है, जिसे वायरस विज्ञान भी कहा जाता है। वायरोलॉजी क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवाणुओं का जो वायरस जो है उनका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वायरसों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, वायरोलॉजी कहलाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए वायरस जो है इनकी खोज के बारे में बात करें तो वायरस जो है इनकी खोज 1892 में डी इवेनोवस्की नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। ये याद रखना बेटा, वायरस की खोज किसने की, डी इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी तंबाकू के मोजेक रोग में। और उस वायरस को उन्होंने नाम दिया था TMV, टोबैको मोजेक वायरस नाम दिया था। तो वायरस की खोज 1892 में डॉक्टर डी इवानोवस्की नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। किसमें की थी, तंबाकू के मोजेक रोग में। और उस वायरस को क्या नाम दिया था, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा कि स्टेनली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था। वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोज इवेनोवस्की ने और उनका क्रिस्टलीकरण किसने किया था, स्टेनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद वायरस जो है इनको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वायरस जो है ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के ही बने होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या है बेटा कि वायरस जो है इनमें निर्जीव के गुण भी पाए जाते हैं और सजीव जो है उनके गुण भी पाए जाते हैं। वायरस में निर्जीव गुण भी होते हैं और सजीव गुण भी होते हैं। और इसी कारण वायरस जो है इनको निर्जीव व सजीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अब वो दोनों गुण कौन कौन से हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं निर्जीव गुण कि वायरसों में निर्जीव गुण कौन से हैं। जिसमें सबसे पहला आता है कि वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं। अकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, ये इनका निर्जीव गुण है, क्योंकि इनके पास स्वयं की कोशिका ही नहीं होती है, अतः इन्हें अकोशिकीय जीव कहा जाता है। दूसरा आता है वायरस में केवल एक ही आनुवांशिक पदार्थ, या तो डीएनए मिलेगा या क्या मिलेगा, आरएनए होता है। दोनों नहीं मिलते, एक ही मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलता है। बाकी सभी जो जीव हैं उनमें डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है। तो एक ही न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए इनमें पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है इसमें कि जो वायरस है इनमें वृद्धि व विभाजन नहीं पाया जाता है। जो एक निर्जीव गुण है जिनमें ना तो वृद्धि होती है और ना ही इनमें विभाजन पाया जाता है। ठीक है। नंबर 4 क्या है,
वायरसों में उपापचय, उपापचय जो है ये अनुपस्थित होता है। उपापचय का मतलब पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये जो क्रियाएं होती हैं ये वायरसों में नहीं होती हैं। तो उपापचय जो है वो इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये भी इसका क्या है, एक निर्जीव गुण होता है। ठीक है। नंबर 5 क्या है, वायरसों का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, जो ये इसका एक निर्जीव गुण है, जो स्टेनली ने किया था कि वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 वायरसों के क्या है, निर्जीव गुण हैं। ठीक है। अब हम सजीव गुण की बात करें कि सजीव गुण कौन से हैं, तो वायरसों का पहला सजीव गुण है कि इसमें वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये एक सजीव गुण है जो डीएनए के रूप में भी हो सकता है या आरएनए के रूप में हो सकता है। तो आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति वायरसों का सजीव गुण होता है। ठीक है। दूसरा है, वायरस जो है इनमें अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, जो एक इनका सजीव गुण होता है। तीसरा है, वायरस जो है इनमें उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता है। जीवों में जो उत्परिवर्तन होते हैं उसी तरह जो वायरस है उनमें भी उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता है। नंबर 4 क्या है, वायरस जो है ये संक्रामक होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होती है, जो एक सजीव गुण होता है। 5वां है, वायरस जो होते हैं ये अति सूक्ष्म आकार के होते हैं। ठीक है। और कोशिका के बाहर इनका अस्तित्व संभव नहीं होता है, लेकिन ये पोषक विशिष्ट होते हैं, पोषक विशिष्ट होते हैं। वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, पोषक विशिष्ट, एक विशेष पोषक में ही रोग उत्पन्न करते हैं। और छठा है इसमें कि वायरस जो होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि वायरस जो होते हैं ये अति निम्न ताप पर भी सक्रिय होते हैं, और अति निम्न ताप पर सक्रिय होने के बावजूद भी वायरस जो होते हैं इनमें जो है ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी ये प्रतिजैविक जो होते हैं उनके प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और निम्न ताप पर भी ये सक्रिय रहते हैं, और किसी भी रोग का जो प्रतिजन होता है उसका प्रतिरोध करने की इनमें क्षमता होती है। तो प्रतिजैविक औषधियां जो हैं इनको प्रतिरोध करने की क्षमता इनमें होती है। उसके अलावा वायरस जो है इनके कुछ अन्य गुण और हैं। ये तो सजीव और निर्जीव गुण हो गए, उसके अलावा अन्य गुण और है वायरस के। पहला है, वायरस अगर कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर होता है तो उसे वीरियोन कहा जाता है। कोशिका के बाहर अगर वायरस जिस स्थिति में है वो क्या कहलाता है, वीरियोन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, अधिकांश जो वायरस होते हैं या तो दंडाकार होते हैं या ये कणिकीय होते हैं। इनका आकार या तो दंड के आकार का होता है या ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है कि वायरस जो होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं और ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। वायरस जो है ये जीवाणुओं से भी आकार में छोटे होते हैं।
चौथा इनका अन्य गुण में है कि ये निम्न ताप पर भी जीवित रहते हैं। निम्न ताप जो है उस पर भी ये जीवित रहते हैं। ये वायरसों के अन्य गुण हैं। ये वायरसों के निर्जीव गुण, ये वायरसों के सजीव गुण और ये अन्य गुण। अगर क्वेश्चन ये आता है कि वायरस के गुण लिखिए तो आप इसमें सबको मिलाकर भी लिख सकते हैं। अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी आप इनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये वह वायरस के सजीव, निर्जीव व अन्य गुण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम वायरस के प्रकार कि वायरस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए बेटा, वायरस जो है इनके प्रकार की बात करें और प्रकार में पहला प्रकार लिया गया है सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर, और सममिति के आधार पर वायरस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो घन सममिति के होते हैं, दूसरे कुंडलाकार सममिति के होते हैं और तीसरा आता है ये जटिल सममिति के होते हैं। किसके आधार पर इनका प्रकार है? ये सममिति के आधार पर। घन के आकार के भी हो सकते हैं, कुंडलाकार भी हो सकते हैं और इनकी संरचना जटिल भी हो सकती है। घनाकार जो है इसमें एक तो आता है हर्पिस वायरस और एडिनो वायरस। हर्पिस व एडिनो वायरस घनाकार सममिति के होते हैं। कुंडलाकार सममिति में एक तो जुकाम और फ्लू के जो वायरस होते हैं ये कुंडलाकार होते हैं। जुकाम व फ्लू के वायरस कैसे होंगे? कुंडलाकार। और जटिल सममिति में आते हैं T2, T4 व T6 आते हैं। तो ये सममिति के आधार पर ये प्रकार हो गए, घनाकार, कुंडलाकार व जटिल। अब दूसरा जो लेते हैं वो है इनके न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर। न्यूक्लिक अम्ल जो है उसके आधार पर इनके प्रकार कौन से हैं कि इनमें कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और उसके आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। एक तो डीएनए वायरस और दूसरा क्या होगा? आरएनए वायरस। डीएनए वायरस व आरएनए वायरस। डीएनए वायरस किसे कहेंगे? वे वायरस जिनका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए। और वे वायरस जिनका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? आरएनए, उन्हें क्या कहेंगे? आरएनए वायरस। डीएनए वायरस कौन से होते हैं? अधिकांश जंतु वायरस। अधिकांश जंतु वायरस जो है वो डीएनए वायरस होते हैं और अधिकांश पादप वायरस जो होते हैं ये आरएनए वायरस होते हैं। तो प्रकार में 2 बताए, इसका वर्गीकरण भी बोला जाता है, प्रकार भी बोला जाता है। सममिति के आधार पर घन, कुंडलाकार, जटिल। न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर डीएनए वायरस व आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये बेटा हो गया वायरस के बारे में। उसके बाद अपने यहां पर एक विशिष्ट वायरस जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि वायरस कैसा है और किस प्रकार का है। तो एक जो अलग से वायरस दिया गया है वो है जीवाणुभोजी वायरस, बैक्टीरियोफेज। यानी जीवाणुभोजी वायरस। हमें स्पेशल इसके बारे में पढ़ना है कि जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। देखिए बेटा, बैक्टीरियोफेज शब्द जो है ये 2 शब्दों से बना है। एक तो बैक्टीरियो और दूसरा है फेज।
बैक्टीरियो का मतलब होता है जीवाणु, और फेज जो है इसका मतलब होता है भक्षण करना, भक्षण करना। यानी जो बैक्टीरियोफेज है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, वे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण क्या करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है इनकी खोज जो है 1915 में ईट्वार्ट ने, और 1917 में डी हेरले नामक वैज्ञानिकों ने की थी। 1915 में ईट्वार्ट ने और 1917 में डी हेरले नामक वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी, किसकी, बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि बैक्टीरियोफेज जो है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, और बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण ही गंगा नदी जो है उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है। किसके कारण, गंगा नदी के जल में उपस्थित बैक्टीरियोफेज जो है उसके कारण गंगा नदी का जल हमेशा शुद्ध बना रहता है। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज जो है उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है उसकी संरचना कैसी होती है। ये अपना एक बैक्टीरियोफेज जो है उसका डायग्राम बनाया गया है। बैक्टीरियोफेज जो है इसकी संरचना मेंढक के टैडपोल लार्वा जो है उसके समान दिखाई देती है। मेंढक के टैडपोल लार्वा के समान इसकी संरचना दिखाई देती है, मेंढक के टैडपोल के समान। ठीक है, और इसकी संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं बैक्टीरियोफेज की संरचना में, जिसमें हम पहला लेते हैं हेड, सिर या शीर्ष भाग। देखिए बेटा, जो बैक्टीरियोफेज है ये है उसका हेड, और बैक्टीरियोफेज का हेड या शीर्ष जो भाग होता है ये प्रिज्म के समान होता है, जिसमें 10 प्लेटें पाई जाती हैं, 10 प्लेटें होती हैं। और हेड जो है ये 900 एंगस्ट्रोम तो लंबा होता है और 800 एंगस्ट्रोम, सॉरी बेटा 700 एंगस्ट्रोम चौड़ा होता है। 900 एंगस्ट्रोम लंबा और 700 एंगस्ट्रोम चौड़ा होता है, प्रिज्म के आकार का होता है, जिसके मध्य में एक डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए जो है ये एक प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है, और ये प्रोटीन का जो आवरण है ये कैप्सिड कहलाता है। प्रोटीन का आवरण है, डीएनए किससे घिरा रहता है, एक प्रोटीन के आवरण से, और वो प्रोटीन का जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, कैप्सिड। और इस कैप्सिड में 2000 उप इकाइयां होती हैं, जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है, जो क्या कहलाती हैं, कैप्सोमियर कहलाती हैं। कैप्सिड प्रोटीन जो डीएनए है उसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण है, और कैप्सिड में कितनी उप इकाइयां यानी कितने कैप्सोमियर हैं, 2000 कैप्सोमियर इसमें होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका हेड यानी शीर्ष भाग। दूसरा भाग लेते हैं इसका मध्य भाग। मध्य भाग जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जो है इसका मध्य भाग, ये वाला जो भाग है मध्य भाग, ये खोखला और बेलनाकार होता है। मध्य भाग कैसा है, खोखला और बेलनाकार होता है, जिसमें एक केंद्रीय क्रोड पाई जाती है। इस खोखले भाग में क्या उपस्थित होती है, केंद्रीय क्रोड,
और इस केंद्रीय क्रोड के चारों ओर भी किसका आवरण होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। मध्य भाग जो खोखला बेलनाकार है, इसके मध्य से एक केंद्रीय कोड गुजरती है जिसके चारों ओर भी प्रोटीन का आवरण होता है। साथ में मध्य भाग का जो आधारीय भाग है, इस आधारीय भाग पर एक प्लेट पाई जाती है जिसे एंड प्लेट, अंतस्थ प्लेट कहा जाता है। और इस अंतस्थ प्लेट में जो पिन होती हैं ये नुकीली होती हैं। और हेड और मध्य भाग को जोड़ने वाला सकरा दबा हुआ भाग क्या कहलाता है? नेक यानी ग्रीवा कहलाता है। ये इसका मध्य भाग हो गया। और उसके बाद तीसरा भाग आता है पुच्छ। तीसरा भाग क्या है? पुच्छ। कि हेड, मध्य भाग और ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? पुच्छ। पुच्छ में 6 पुच्छ तंतु पाए जाते हैं। 6 जो हैं वो टेल फाइबर जो हैं इसमें उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं। और ये 6 जो टेल फाइबर हैं, इनकी सहायता से ही जीवाणु भोजी जीवाणु की सतह से चिपकता है। ठीक है, तो ये हो गए जीवाणु भोजी की संरचना, जिसके 3 भाग हैं, शीर्ष, मध्य भाग और पुच्छ।